हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में। तो देखो, इस टॉपिक को बेहतर समझने के लिए जितने भी तरह के पॉलिनोमियल हमारे पास होते हैं, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इसके बाद हमारे पास है कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल। तो इन सभी पॉलिनोमियल्स के टर्म्स में हम बात करेंगे कि जीरोस क्या होते हैं, और हम ये भी समझेंगे कि इन जीरोस को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल्स के साथ। होपफुली आपको पता होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। ये वैसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री जो होती है वो 1 के बराबर होती है। राइट, जैसे कि यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ले रखा है x+5। यहाँ पर वेरिएबल हमारे पास है x और इसकी पावर कितनी है, ये है 1 के बराबर, है ना। यहाँ पर x को हम x⁻1 तो लिख ही सकते हैं। तो ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास है x वेरिएबल के टर्म्स में, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। राइट, तो आइए हम बात करते हैं इस लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जीरोस क्या होंगे। तो इसके लिए यहाँ पर पॉलिनोमियल में x के जगह पर मैं कुछ वैल्यूज को पुट करने वाला हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जांपल x के जगह पर अगर मैं 1 पुट कर दूं तो यहाँ पर x के जगह पर मुझे लिखना पड़ेगा 1, है ना। और जैसे ही हमने वैसा किया तो इस पॉलिनोमियल में जहां जहां पर x था वहां पर हमें 1 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, x के जगह पर हमें लिखना पड़ेगा 1, क्योंकि x की वैल्यू को तो हमने 1 अज्यूम किया है। और इसके बाद हमारे पास है +5, और 1 + 5 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 के बराबर। तो ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास है x+5, इसमें जैसे ही x के जगह पर हमने 1 पुट किया तो उस केस में इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 6 के बराबर। राइट, इसी तरह से अगर मैं इस पॉलिनोमियल में x की जगह पर 2 पुट कर दूं तब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। तो जैसे ही हमने x की वैल्यू को 2 पुट किया तो यहाँ पर x के जगह पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 2। राइट, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी x के जगह पर 2, और इसके बाद हमारे पास है +5, और 2 + 5 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 के बराबर। तो इस पॉलिनोमियल में x की जगह पर 2 लेने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 7 के बराबर। अब इसी तरह से अगर मैं इस पॉलिनोमियल में x के जगह पर -5 पुट करूं, यानी कि p ऑफ -5 अगर मैं फाइंड आउट करूं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। यहाँ पर क्योंकि x की वैल्यू को हमने -5 अज्यूम किया है तो इस पॉलिनोमियल में जहां जहां पर x होगा वहां पर हमें -5 लिखना पड़ेगा। राइट, तो इसमें सबसे पहले x के जगह पर आ जाएगा -5, और इसके बाद हमारे पास है +5। अब देखिए -5 + 5 ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर -5 और +5 कैंसिल हो जाएंगे और वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगी। राइट, तो ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास था x+5, इसमें जैसे ही x के जगह पर हमने -5 पुट किया तो उस केस में इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 0 के बराबर, है ना। यानी कि ये जो वैल्यू थी -5, इसने क्या किया, इसने इस पॉलिनोमियल को 0 बना दिया। राइट, तो इसी वजह से इस वैल्यू को यानी कि -5 को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एक 0 इस गिवन पॉलिनोमियल के लिए। तो होपफुली आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि जीरोस किसी पॉलिनोमियल के लिए होते क्या हैं। ये वैसी वैल्यूज होती हैं जिनको अगर हम उस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर दें यानी कि पुट कर दें तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 0 के बराबर, है ना। और इस एग्जांपल में क्योंकि यहाँ पर x के जगह पर -5 पुट करने पर इसकी वैल्यू 0 के बराबर आई है, तो इस वैल्यू को यानी कि -5 को हम कहेंगे कि ये इस गिवन पॉलिनोमियल का एक 0 होगा। राइट, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 0 जो होगा इस पर्टिकुलर केस में ये होगा -5 के बराबर। अब ये तो बात हो गई लीनियर पॉलिनोमियल्स की। अब आइए हम एक दूसरा एग्जांपल कंसीडर करते हैं। यहाँ पर हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले रखा है। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, ये वैसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री जो होती है वो 2 के बराबर होती है। राइट, यहाँ पर इस एग्जांपल में आप देख सकते हो वेरिएबल हमारे पास सिर्फ x है और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, ये है 2 के बराबर। तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आइए हम बात करते हैं इसके जीरोस की। तो अभी तक आपको ये चीज तो समझ आ गई होगी कि जीरोस क्या होते हैं। जीरोस वैसी वैल्यूज होती हैं जिनको अगर हम इस पॉलिनोमियल में पुट कर दें तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर आनी चाहिए। तो आइए इस सेकंड एग्जांपल में कुछ वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 ले लेता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास x² है, तो इसके जगह पर मैं लिख रहा हूँ 1 का स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर है -2 × x, और x की वैल्यू है 1। इसके बाद हमारे पास है -3, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 का स्क्वायर होता है 1, -2 × 1 होता है 2, और -3 इसके बाद हमारे पास है। तो यहाँ पर फर्दर वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है 1, और -2 -3 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 के बराबर, और 1 - 5 होता है -4 के बराबर। यानी कि जैसे ही इस पॉलिनोमियल में x के जगह पर हमने 1 पुट किया तो उस केस में इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई -4 के बराबर। तो क्या हम इस वैल्यू को यानी कि 1 को इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का एक 0 कह सकते हैं?
बिल्कुल भी नहीं, राइट। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस वैल्यू को जब हमने इस पॉलिनोमियल में पुट किया तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर तो आई नहीं, ये तो -4 के बराबर आ गई। तो 1 को हम 0 नहीं कह सकते इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए। अब आइए एक दूसरी वैल्यू यहाँ पर मैं पुट करके देखता हूँ। तो आइए यहाँ पर अब की बार x की वैल्यू को मैं -1 लेकर देखता हूँ। तो यहाँ पर x स्क्वायर में सबसे पहले हमें -1 का स्क्वायर करना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास है -2 इंटू एक्स, और x हमारे पास है -1, और इसके बाद हमारे पास है -3, है ना। तो यहाँ पर फर्दर वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 का स्क्वायर ये हो जाएगा +1 के बराबर। इसके बाद -2 इंटू -1 ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 इंटू 1 होता है 2, तो यहाँ पर +2 आ जाएगा, राइट। और इसके बाद फाइनली हमारे पास -3 है। तो यहाँ पर फर्दर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + 2 होता है 3 के बराबर। तो यहाँ पर पहले हमारे पास आ जाएगा 3, और इसके बाद हमारे पास है -3, और 3 - 3 कितना होता है, ये होता है 0 के बराबर। तो इस पॉलिनोमियल में जैसे ही x के जगह पर मैंने -1 पुट किया तो उस केस में इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 0 के बराबर। तो इसी वजह से इस वैल्यू को यानी कि -1 को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि -1 एक 0 होगा इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए, राइट। तो यहां पर मैं सफाई से लिख देता हूं, पहला 0 हमारे पास कितना आ गया इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए, यहां पर पहला 0 हमारे पास आया -1 के बराबर, राइट। लेकिन ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास है इसमें अगर हम x के जगह पर 3 पुट कर दें तब देखते हैं यहां पर क्या आएगा। तो यहां पर मैं पॉलिनोमियल में x के जगह पर 3 पुट कर रहा हूं, तो यहां पर देखते हैं वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहले हमें x का स्क्वायर करना है, तो यहां पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास है -2 इंटू एक्स, और x हमारे पास है 3, और इसके बाद हमारे पास है -3। तो यहाँ पर फर्दर वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 3 का स्क्वायर होता है 9 के बराबर, -2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 के बराबर, और इसके बाद हमारे पास है -3। तो यहाँ पर फर्दर वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9, और -6 -3 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -9 के बराबर, और यहाँ पर 9 - 9 करने पर वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगी। तो आपने देखा कि जैसे ही इस पॉलिनोमियल में x के जगह पर हमने 3 पुट किया तो उस केस में भी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई फिर से 0 के बराबर, है ना। तो 3 को भी हम क्या कह सकते हैं, इसे भी हम एक 0 कह सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0, यहाँ पर 3 भी होगा क्योंकि इस पॉलिनोमियल में x के जगह पर 3 पुट करने पर भी इसकी वैल्यू 0 के बराबर ही आई है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिफरेंट पॉलिनोमियल्स में नंबर ऑफ जीरोस तो अलग अलग हैं। जैसे कि ये लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास था तो इस केस में 1 0 हमारे पास है। इसी तरह से ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास है इस केस में 2 जीरोस हमारे पास हैं। तो डिफरेंट पॉलिनोमियल्स में कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे इसके ऊपर भी हमें डिस्कशन करनी है, लेकिन वो हम करेंगे थोड़ी देर के बाद, राइट। वैसे नंबर ऑफ जीरोस के लिए मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी ना उतने ही पॉसिबल जीरोस हो सकते हैं मैक्सिमम उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए। जैसे कि हमें पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, ये होती है 1 के बराबर। तो जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल्स होंगे उनके लिए मैक्सिमम 1 जीरो हो सकता है। इसी तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की डिग्री होती है 2 के बराबर, तो जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होंगे उनके लिए मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं, राइट। तो अभी तक के लिए आप सिर्फ इतना समझिए कि पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतने ही पॉसिबल जीरोस होंगे उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इस केस में जीरोस क्या होंगे आइए उसकी बात करते हैं। इनफैक्ट मैंने इस पॉलिनोमियल के जीरोस को ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जीरोस जो होंगे इस पर्टिकुलर केस में ये होंगे +1, इसके अलावा -1 और फाइनली -3, राइट। तो x के जगह पर जब आप इन 3 वैल्यूज को पुट करोगे तभी ये पॉलिनोमियल 0 के बराबर आएगा। इसे वेरीफाई कर लेते हैं। आइए सबसे पहले पॉलिनोमियल में x की जगह पर हम 1 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी। सबसे पहले हमारे पास x क्यूब है तो यहाँ पर हमें 1 का क्यूब करना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास है +3 इंटू एक्स स्क्वायर और x हमारे पास 1 है तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर आ जाएगा। -x तो यहाँ पर माइनस के बाद x के जगह पर हम पुट कर देंगे 1 और इसके बाद हमारे पास है -3। तो यहाँ पर फर्दर वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 का क्यूब कितना होता है, ये होता है 1 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1 और 1 इंटू 3 हो जाएगा 3। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3। इसके बाद हमारे पास है -1 और इसके बाद हमारे पास है -3। तो देखो +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे और इसी तरह से +3 और -3 ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर वैल्यू फाइनली कितनी आ गई, ये आ गई 0 के बराबर, है ना। तो इस तरह से हमने वेरीफाई किया कि 1 जो है इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का एक 0 है। अब इसी तरह से आइए हम दूसरे 0 की बात करते हैं। ये हमारे पास कितना है, ये है -1 के बराबर। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में x के जगह पर अगर मैं -1 पुट करूं तब देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा।
सबसे पहले हमें x का क्यूब करना है, तो x हमारे पास -1 है, इसका मैं क्यूब कर देता हूं। इसके बाद हमारे पास है +3 इंटू एक्स का स्क्वायर। x हमारे पास है -1, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 का स्क्वायर। इसके बाद -x हमें करना है, तो यहाँ पर मैं पहले माइनस लिख देता हूं और x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये है -1 के बराबर। और फाइनली हमारे पास इसके बाद -3 प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ पर फर्दर वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -1 का क्यूब कितना होता है, ये होता है -1 के बराबर। अब इसके बाद -1 का स्क्वायर होता है +1 और +1 इंटू 3 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +3 के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ +3। फर्दर हमारे पास है माइनस ऑफ -1, यहाँ पर जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +1 और इसके बाद फाइनली हमारे पास है -3, राइट। अब -1 और +1 ये कैंसिल हो जाएंगे और +3 और -3 ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर फाइनली वैल्यू आ जाएगी 0 के बराबर। तो -1 भी इस पॉलिनोमियल के लिए एक 0 होगा, है ना। अब आइए ये जो तीसरा 0 हमने लिख रखा है -3, इसको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉलिनोमियल में x की जगह पर मैं पुट करूंगा -3, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, सबसे पहले हमें x का क्यूब करना है, तो यहाँ पर x हमारे पास है -3, इसका मैं क्यूब कर देता हूँ, +3 इंटू एक्स का स्क्वायर। x हमारे पास है -3, तो यहाँ पर आ जाएगा -3 का स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास है -x, तो यहाँ पर माइनस पहले आ जाएगा और x के जगह पर हम पुट कर देंगे इसकी वैल्यू यानी कि -3। और फाइनली लास्ट में हमारे पास है -3, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -27 के बराबर। इसके बाद -3 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है +9 और +9 इंटू 3 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +27 के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ +27। फर्दर हमारे पास है माइनस ऑफ -3 और यहाँ पर जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास पहले आ जाएगा +3 और इसके बाद हमारे पास है -3, राइट। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि -27 और +27 कैंसिल हो जाएंगे और इसी तरह से +3 और -3 ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 0 के बराबर, है ना। तो हमने ये वेरीफाई कर लिया कि -3 भी इस पॉलिनोमियल के लिए एक 0 होगा। तो अब होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा कि किसी पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं। ये वैसी वैल्यूज होती है जिनको जब हम किसी पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाती है, ये आ जाती है 0 के बराबर, राइट। अब आइए हम बात करते हैं कि इन जीरोस को हम आखिर फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो देखो, अगर मैं पहले पॉलिनोमियल की बात करूं तो ये हमारे पास कितना है, यहाँ पर पॉलिनोमियल x के टर्म्स में हमारे पास है x + 5 के बराबर। तो जब मैं इस पॉलिनोमियल के लिए 0 की बात कर रहा हूं तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैं कह रहा हूं कि इस पॉलिनोमियल में x की जगह पर मैं कौन सी वैल्यू रख दूं कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, है ना। तो यहाँ पर देखो हुआ क्या, ओरिजिनली पॉलिनोमियल हमारे पास कितना था, p ऑफ x की वैल्यू थी x + 5 के बराबर, और इस पॉलिनोमियल के लिए जो 0 होगा वो क्या होगा, वो कुछ इस तरह का होगा कि जब मैं पॉलिनोमियल में x के जगह पर उसकी वैल्यू रख दूं तो वो हमारे पास 0 के बराबर आएगा, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो वैल्यू हमारे पास है p ऑफ x, ये x + 5 के भी बराबर है, और यही वैल्यू यानी कि p ऑफ x ये 0 के बराबर भी है। तो इससे हमें क्या चीज समझ आ रही है, इससे हम कह सकते हैं कि x + 5 जो है वो 0 के बराबर होगा, है ना। जैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि a = b, राइट, और इसके बाद अगर मैं आपसे कह दूं कि a = c, तो क्योंकि a b के भी बराबर है और a c के भी बराबर है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि b और c ये दोनों भी बराबर होंगे, राइट। इसी तरह से यहाँ पर क्योंकि p ऑफ x हमारे पास x + 5 के बराबर है और p ऑफ x हमारे पास 0 के भी बराबर है, तो इसी वजह से x + 5 0 के बराबर होगा। यहाँ पर हमने इस कॉन्सेप्ट का यूज किया है, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x + 5 दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले +5 को हम RHS पर सेंड कर देते हैं, तो यहाँ पर LHS पर रह जाएगा x, और इक्वल टू के उस तरफ जब हम +5 को ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -5 के बराबर, है ना। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई -5 के बराबर। और आपको याद होगा कि -5 एक 0 था इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए, है ना। तो इसी तरह से हम फाइंड आउट करते हैं किसी भी गिवन पॉलिनोमियल के लिए उसके जीरोस। उसके लिए हम करते क्या है, ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास होगा उसे हम 0 से इक्वेट करते हैं और फर्दर इसे सॉल्व करने पर x की जो वैल्यू आती है वही वैल्यू होती है 0 इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए, है ना। जैसे कि ये जो दूसरा एग्जांपल हमारे पास है x² - 2x - 3, अगर मुझे इसके जीरोस निकालने हो तब मैं क्या करूंगा, मैं इस पॉलिनोमियल को यानी कि x² - 2x - 3 इसे मैं 0 से इक्वेट कर दूंगा, है ना। और जैसे इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू होगी 0 इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए। तो आइए इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर लेते हैं।
इसके लिए आप करते क्या हो, पहले और तीसरे टर्म को मल्टीप्लाई करते हो सबसे पहले, है ना। तो एक्स स्क्वायर इंटू -3 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3x² के बराबर। इसके बाद ये जो मिडिल टर्म हमारे पास होता है इसे हम दो नंबर्स की मदद से इस तरह से लिखते हैं कि उन दो नंबर्स को जब हम ऐड करें तो वो -2x के बराबर है, और उन दो नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करें तो वो -3x² के बराबर है, राइट। तो यहाँ पर हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, पहले मैं लिख देता हूँ x², इसके बाद मैं अगर लिख देता हूँ -3x + x -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो -2x को हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, यानी कि अलग कर दिया। इन दो वैल्यूज को यानी कि -3x और x को जब आप ऐड करोगे तो आपको -2x मिल जाएगा, और इन दो वैल्यूज को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको -3x² मिल जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट। अब अगर हम पहले दो टर्म से x कॉमन ले लें तो यहाँ पर x हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा x - 3। इसके बाद अगर हम दूसरे दो टर्म से +1 कॉमन ले लें तो यहाँ पर अंदर बचेगा x - 3, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम x - 3 कॉमन ले सकते हैं, तो जैसे ही x - 3 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ से x - 3 बाहर जा चुका है, तो अंदर बचेगा x, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x। और इसके बाद यहाँ पर से भी x - 3 बाहर जा चुका है, तो अंदर बचेगा +1, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ +1, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद फर्दर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो दो वैल्यूज हमारे पास है इनको हम 0 के साथ इंडिविजुअली इक्वेट करते हैं, है ना। तो पहले मैं x - 3 को इक्वेट कर देता हूँ 0 से। यहाँ पर अगर मैं -3 को RHS पर भेज दूं तो LHS पर रह जाएगा x, और -3 RHS पर जाकर हो जाएगा +3। और वहीं पर अगर मैं x + 1 इसे इक्वेट कर दूं 0 के साथ, तो यहाँ पर +1 को मैं RHS पर भेज देता हूँ, तो LHS पर फिर से रह जाएगा x, और +1 RHS पर जाकर हो जाएगा -1 के बराबर। तो देखो ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास था x² - 2x - 3, इसे जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास x की क्या वैल्यूज आई, पहले हमारे पास x की वैल्यू है 3 के बराबर, और इसके बाद दूसरी वैल्यू हमारे पास है -1 के बराबर। तो ये जो दो वैल्यूज हमारे पास हैं 3 और -1, यही दो वैल्यूज होंगी जीरोस इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए। यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने लिख रखा है ऑलरेडी, जीरोस हमारे पास क्या क्या थे, ये हमारे पास है -1 और +3 के बराबर। अब आइए हम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की भी बात कर लेते हैं। इसके जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x³ + 3x² - x - 3, इसे हमें 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। इसके बाद जैसे ही हम इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर लेंगे तो हमारे पास x की जो वैल्यूज आएंगी उन्हीं को हम कहेंगे जीरोस इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए। तो अगर मैं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करूं तो यहाँ पर मैं पहले दो टर्म से क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ x², है ना। जैसे ही पहले दो टर्म से आप x² कॉमन लोगे तो यहाँ पर x³ में से 2 बार x बाहर जा चुका है, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 बार x। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले x। इसके बाद 3x² में x² को तो हम कॉमन ले चुके हैं बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा +3। और इसी तरह से अगर मैं पीछे के दो वैल्यूज से -1 कॉमन ले लूं तो उस केस में यहाँ पर क्या आएगा, -1 यहाँ पर जैसे ही हमने कॉमन ले लिया तो अंदर आ जाएगा x + 3, राइट, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पर -1 इंटू x वापिस से -x हो जाएगा, और -1 इंटू +3 ये वापिस से -3 हो जाएगा, है ना। अब देखो इन दो वैल्यूज से हम x + 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर मैं कॉमन ले लेता हूँ x + 3। इसे जैसे ही हमने कॉमन ले लिया तो ये x + 3 बाहर जा चुका है, अंदर बच जाएगा x², तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x²। इसके बाद ये वाला x + 3 भी हमने कॉमन में बाहर ले लिया, तो अंदर बचेगा -1, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -1, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फर्दर आप क्या करोगे, इन दोनों वैल्यूज को आप इंडिविजुअली 0 से इक्वेट करोगे, है ना। तो यहाँ पर पहले मैं इक्वेट कर देता हूँ x + 3 को, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x + 3, ये हो जाएगा 0 के बराबर। तो यहाँ पर +3 को अगर मैं RHS पर भेज दूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी -3 के बराबर, है ना। और दूसरी बार आप क्या करोगे, आप x² - 1 इसे इक्वेट करोगे 0 के साथ। तो अगर मैं -1 को RHS पर भेज दूं तो LHS पर आ जाएगा x², दिस इज इक्वल टू -1 RHS पर आकर के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +1। अब अगर मैं अंडर रूट ले लूं LHS और RHS दोनों पर, तो LHS पर x² का अंडर रूट ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x के बराबर, और RHS पर √1 ये कितना होता है, √1 होता तो 1 के बराबर ही है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि किसी कांस्टेंट नंबर को आप अंडर रूट से बाहर निकाल रहे हो तो उसकी दो पॉसिबल वैल्यूज होंगी, पहली होगी प्लस में और दूसरी होगी माइनस में, है ना। तो यहाँ पर +-1 हमारा सोल्यूशन आ जाएगा दूसरे केस में। तो देखो यहाँ पर x की वैल्यूज हमारे पास क्या क्या आई, पहली वैल्यू हमारे पास आई -3 के बराबर, इसके बाद दूसरी वैल्यू में हम ले सकते हैं +1, और तीसरी वैल्यू हमारे पास है -1 के बराबर।
तो यही तीन वैल्यूज हो जाएंगी जीरोस इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए, है ना। यहाँ पर आप वेरीफाई कर सकते हो, जीरोस को तो हमने पहले ही निकाला हुआ है। यहाँ पर पहला जीरो हमारे पास है +1, ये हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। दूसरा जीरो है -1, ये भी यहीं पर है। और तीसरा जीरो हमारे पास है -3, ये हमारे पास लेफ्ट साइड को सॉल्व करने पर आया था, राइट। तो अब होपफुली आपको दो चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। पहली चीज ये कि जीरो किसी पॉलिनोमियल का क्या होता है, ये वैसी वैल्यूज होती हैं जिनको अगर हम उस पॉलिनोमियल में पुट कर दें तो वो पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाएगा, ये पहली चीज। और दूसरी चीज क्या, दूसरी चीज ये कि इन जीरोस को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। इनके लिए पॉलिनोमियल को हम जीरो से इक्वेट करते हैं और इनको फर्दर सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज आती हैं इन्हीं को हम कहते हैं जीरोस इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए, है ना। अब इसके बाद आइए हम बात करते हैं दो स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। इनमें से पहला पॉलिनोमियल हमारे पास है कांस्टेंट पॉलिनोमियल और दूसरा पॉलिनोमियल है जीरो पॉलिनोमियल। तो आइए इन दोनों टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के लिए हम बात करते हैं कि जीरोस क्या होंगे। तो देखो, अगर मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करूं तो मैंने आपको बताया कि जीरोस होते क्या हैं। जीरोस वैसी वैल्यूज होती हैं जिनको जब हम पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो के बराबर आती है, राइट। अब देखो, जब मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर कोई वेरिएबल तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल को हम ऐड कर सकते हैं। ये जो पॉलिनोमियल हमने ले रखा है p(x) जिसकी वैल्यू है 3 के बराबर, यहाँ पर अगर मैं 3 को लिख दूं 3 इंटू x⁻0, ये रह तो फिर भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x⁻0 1 हो जाएगा और 1 इंटू 3 वापिस से 3 हो जाएगा, है ना। तो ये जो नंबर हमारे पास था 3, इसे हम 3x⁻0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए जीरोस क्या होंगे, ये वैसी वैल्यूज होंगी जिनको अगर हम यहाँ पर x के जगह पर पुट करें तो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो के बराबर आ जाएगी। लेकिन अगर आप गौर से सोचो तो यहाँ पर क्या x की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जिसे यहाँ पर पुट करने पर इस इक्वेशन की वैल्यू जीरो के बराबर आए? मुझे तो नहीं लगता। अब ऐसा क्यों? देखो, यहाँ पर कुछ वैल्यूज को हम पुट करके ही देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं सपोज x की जगह पर 2 पुट करता हूँ, राइट। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले हमारे पास है 3, इसके बाद x⁻0 हमें करना है, और क्योंकि x को हमने 2 अज्यूम किया तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2⁻0। तो यहाँ पर फर्दर वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 इंटू 2⁻0, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 के बराबर। क्योंकि हमें पता है कि किसी भी कांस्टेंट की पावर अगर 0 के बराबर हो तो उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 के बराबर आ जाती है, राइट। इसी तरह से आप कह सकते हो कि 3⁻0 ये भी 1 होगा, 1⁻0 ये भी 1 होगा, 5⁻0 ये भी 1 होगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि x के जगह पर जब हमने 2 पुट किया तो उस केस में ये वापस कितना आ गया, यहाँ पर 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 के बराबर, राइट। तो इस पॉलिनोमियल में x के जगह पर जब हमने 2 पुट किया तब भी ये 3 आया। यहाँ पर कोई दूसरी वैल्यू भी हम पुट करके देख लेते हैं। अब चलो मैं पॉलिनोमियल में x के जगह पर 5 पुट कर देता हूँ, तब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू x⁻0, और क्योंकि x को हमने 5 लिया है तो यहाँ पर आ जाएगा 5⁻0। तो यहाँ पर फर्दर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 5⁻0, ये फिर से कितना आ जाएगा, ये फिर से आ जाएगा 1 के बराबर, और यहाँ पर फाइनली वैल्यू फिर से 3 आ जाएगी, है ना। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर x के जगह पर आप कोई सी भी वैल्यू ले लो, ये हर बार 3 के बराबर ही आएगा, राइट। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू आप लोगे उसे आप x के जगह पर पुट करोगे, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी इसकी पावर हमेशा 0 के बराबर होगी। और मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि किसी भी कांस्टेंट नंबर की पावर जब 0 हो तो ये हर बार 1 के बराबर होता है। तो इसी वजह से यहाँ पर x के जगह पर आप कोई सी भी वैल्यू ले लो, ये हर बार 3 इंटू 1 के फॉर्म में ही आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू फाइनली 3 के बराबर ही आ जाएगी हर बार, राइट। तो इसी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमारे पास है इसका कोई जीरो नहीं होगा, राइट। क्योंकि x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिसे यहाँ पर अगर हम पुट कर दें तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर आएगी। आपने देखा पिछले दो एग्जांपल्स में ये हर बार 3 के बराबर ही आ रहा है, राइट। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल के केस में 0 क्या होगा, यहाँ पर कोई पॉसिबल 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं नो पॉसिबल जीरोस, राइट। तो यहाँ पर आपने देखा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के केस में कोई भी पॉसिबल 0 नहीं होता। अब आइए फाइनली हम बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल की। तो देखो, जीरो पॉलिनोमियल होता क्या है, जीरो पॉलिनोमियल ये नंबर ही होता है, यानी कि 0, है ना। 0 कोई तो आप कहते हो जीरो पॉलिनोमियल। तो अगर इस जीरो पॉलिनोमियल के लिए मैं इसके रूट्स या फिर जीरोस की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, वो ऐसी वैल्यूज होंगी जिनको जब हम x के जगह पर पुट करें तो ये 0 के बराबर आएगा, राइट। लेकिन यहाँ पर दिक्कत वाली बात यह है कि ये वैल्यू तो पहले ही 0 के बराबर है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेता हूँ x और इसकी कोई सी भी पावर में ले लेता हूँ। यहाँ पर सपोज मैं ले लेता हूँ 2, और इसी तरह से यहाँ पर भी मैं एक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ, जीरो पॉलिनोमियल यानी कि 0। और इस बार मैं क्या करता हूँ, x की पावर को मैं 5 ले लेता हूँ।
तो देखो ये जो दो वैल्यूज हमने अज्यूम की हैं यानी कि 0 इंटू एक्स स्क्वायर और 0 इंटू एक्स टू द पावर 5, ये दोनों ही वैल्यू जीरो पॉलिनोमियल होंगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि 0 इंटू एक्स स्क्वायर ये भी जीरो हो जाएगा और 0 इंटू एक्स टू द पावर 5 ये भी जीरो हो जाएगा, है ना। और जीरो पॉलिनोमियल होता क्या है, जीरो पॉलिनोमियल तो ये नंबर जीरो ही होता है। तो इसीलिए हम जीरो पॉलिनोमियल को किसी भी वेरिएबल के कितनी भी पावर के साथ लिख सकते हैं, हर बार वो वैल्यू जीरो के बराबर ही आती है। अब अगर मैं इस पॉलिनोमियल के रूट्स की या फिर जीरोस की बात करूं तो यहाँ पर चलो हम कुछ वैल्यूज को पुट करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक्स के जगह पर 1 पुट करता हूँ, राइट। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0 इंटू एक्स का स्क्वायर। एक्स को क्योंकि हमने 1 लिया है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनली, 0 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 1, और 0 इंटू 1 ये हो जाएगा 0 के बराबर। तो आपने देखा कि x के जगह पर जब हमने 1 पुट किया तो उस केस में इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 0 के बराबर। अब इसी तरह से आइए कोई और वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं। यहाँ पर अगर मैं चलो 2 पुट करता हूँ तब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। तो इसमें वैल्यू आ जाएगी 0 इंटू एक्स स्क्वायर और x हमारे पास है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो फर्दर यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4, और 0 इंटू 4 ये कितना आ जाएगा, ये फिर से 0 के बराबर आ जाएगा। तो हमने देखा कि x की वैल्यू को 2 लेने पर भी फाइनली हमारे पास इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई 0 के बराबर। तो इसी वजह से 2 भी एक 0 होगा इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर x के जगह पर आप कोई सी भी वैल्यू ले लो, कोई सी भी वैल्यू, वो हर बार इस पॉलिनोमियल को 0 ही बना देगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू को आप कुछ भी ले लो, उसे आप पुट कहाँ करोगे, उसे आप यहाँ पर इस x के जगह पर पुट करोगे, और उसे यहाँ पर पुट करने के बाद इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसे फाइनली आपको 0 से ही तो मल्टीप्लाई करना है। और किसी भी नंबर को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो तो हर बार 0 के बराबर ही आएगा, है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोई सा भी नंबर यहाँ पर आप ले लो, हर बार फाइनली हमारे पास 0 ही आएगा, राइट। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक जीरो पॉलिनोमियल के लिए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ये होंगे इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स को यहाँ पर आप पुट कर सकते हो और इन सारे ही नंबर्स के लिए वैल्यू हर बार 0 के बराबर आएगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जीरो पॉलिनोमियल के केस में जीरोस क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इनफाइनाइट, राइट, इनफाइनाइट। अब ये जो दूसरा एग्जांपल हमने ले रखा है p ऑफ x इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स टू द पावर 5, इसमें भी आप चेक करके देख सकते हो, ये भी क्योंकि एक जीरो पॉलिनोमियल है तो यहाँ पर भी x के जगह पर आप कोई सी भी वैल्यू ले लो, ये हर बार 0 के बराबर ही आएगा, राइट। अब आइए फाइनली हम बात करते हैं कि किसी पॉलिनोमियल के लिए नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक नोट लिख रखा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस फॉर अ पॉलिनोमियल कैन बी इक्वल टू इट्स डिग्री, राइट। यानी कि जिस भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही मैक्सिमम रूट्स हो सकते हैं या फिर जीरोस हो सकते हैं उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए। जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 1 के बराबर, तो इसके मैक्सिमम जीरोस या फिर रूट्स कितने हो सकते हैं, ये 1 हो सकते हैं या फिर इससे कम यानी कि 0 हो सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं तो इसकी डिग्री कितनी होती है, ये होती है 2 के बराबर। तो जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होंगे उनके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं वो 2 के बराबर ही हो सकते हैं, इससे कम हो सकते हैं पर इससे ज्यादा नहीं हो सकते, राइट। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में पॉसिबल जीरोस क्या हो जाएंगे, 2 जो कि मैक्सिमम वैल्यू है, या फिर इससे कम यानी कि 1 या फिर 0, राइट। इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की डिग्री होती है 3 के बराबर, तो इसी वजह से जितने भी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होंगे उनके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ये हो सकते हैं 3 के बराबर या फिर इससे कम, यानी कि 3, 2, 1, 0 ये पॉसिबल नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए, राइट। अब अगर आप सोच रहे हो कि पॉसिबल जीरोस इतने सारे कैसे हो सकते हैं तो इसके ऊपर भी हम छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। यहाँ पर बेसिकली हमारे पास 3 पॉलिनोमियल्स हैं। पहला पॉलिनोमियल हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल के हाईएस्ट पावर है 2। इसके बाद दूसरा पॉलिनोमियल हमारे पास है एक्स स्क्वायर, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, ये है 2 के बराबर। और इसके बाद जो हमने तीसरा एग्जांपल ले रखा है ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के बराबर। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, ये है 2 के बराबर, तो इसी वजह से ये कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब आइए हम बात करते हैं कि इन 3 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए जीरोस क्या क्या होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं -9 को RHS पर भेज दूं तो LHS पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और -9 RHS पर जाकर के हो जाएगा +9। तो यहाँ पर अगर मैं अंडर रूट ले लूं LHS और RHS दोनों पर तो LHS पर हमारे पास आ जाएगा x और RHS पर अंडर रूट 9 कितना होता है, ये होता है 3। लेकिन क्योंकि हम एक कांस्टेंट नंबर को अंडर रूट से बाहर निकाल रहे हैं तो यहाँ पर ये दोनों पॉसिबल वैल्यूज यानी कि प्लस और माइनस ये दोनों आ जाएंगी, राइट।
तो हमने देखा कि ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसके लिए जीरोस क्या आ गए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जीरोस जो आ गए इस पर्टिकुलर केस में ये आए हैं +3 और -3 के बराबर, है ना। आप इन वैल्यूज को इस पॉलिनोमियल में पुट करके देख सकते हो, इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी, राइट। अब देखो दूसरा एग्जांपल हमारे पास है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर मुझे इस पॉलिनोमियल के रूट्स निकालने हो तब मैं क्या करूंगा, तब मैं इस पॉलिनोमियल यानी कि एक्स स्क्वायर को 0 से इक्वेट करूंगा, राइट। अब अगर मैं अंडर रूट ले लूं यहाँ पर LHS और RHS दोनों पर, तो LHS पर हमारे पास आ जाएगा x और RHS पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 0 क्या होता है, ये तो 0 ही होता है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0। अब यहाँ पर आगे आप प्लस लगाओ या फिर माइनस लगाओ, उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, क्योंकि 0 तो 0 ही होता है, +0 या -0 इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि x यहाँ पर 0 के बराबर है, राइट। तो ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास है एक्स स्क्वायर, इसके लिए जीरोस क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जीरोस इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 के बराबर, राइट। तो आपने देखा ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास है एक्स स्क्वायर, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए, यहाँ पर इस पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास एक ही जीरो है, वो है 0 के बराबर। अब अगर मैं तीसरे पॉलिनोमियल की बात करूं तो इसके जीरोस कहां से आएंगे, यहाँ पर हमें इस पॉलिनोमियल को यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 5 को 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम पहले और तीसरे टर्म को सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर के बराबर। अब इसकी मदद से हमें क्या करना है, ये जो मिडिल टर्म होता है -2x, इसे हमें स्प्लिट करना है। अब एक बात मुझे बताइए कि क्या कोई ऐसी दो वैल्यूज हो सकती हैं जिनको जब आप ऐड करो तो वो -2x के बराबर आए, और उन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करो तो वो 5x स्क्वायर के बराबर आए। आप यहाँ पर कोशिश करके देख लीजिए, आपको कोई भी ऐसी दो वैल्यूज नहीं मिलेंगी जिनको जब आप ऐड करोगे तो -2x आए, और उन्हीं दो नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करो तो 5x स्क्वायर आए। बेसिकली यहाँ पर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर इस मिडिल टर्म को हम स्प्लिट नहीं कर सकते, राइट। और क्योंकि हम इस मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं कर सकते तो यहाँ पर x के कोई फैक्टर्स नहीं बनेंगे, और क्योंकि यहाँ पर x के कोई फैक्टर्स नहीं बनेंगे तो x की कोई वैल्यू नहीं आएगी, है ना। यानी कि फाइनली मैं कह सकता हूँ कि ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 5, इसके लिए कोई भी जीरो नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जीरोस जो होंगे इस पर्टिकुलर केस में ये होंगे ही नहीं। अब देखो ये जो 3 एग्जांपल्स हमारे पास थे, इनमें अगर हम नंबर ऑफ जीरोस की बात करें तो देखो पहले पॉलिनोमियल के लिए नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, यहाँ पर 2 जीरोस हैं, पहला जीरो है +3 और दूसरा जीरो है -3, है ना। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में 2 जीरोस हमारे पास हैं। दूसरे एग्जाम्पल की यानी कि एक्स स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कितने जीरोस हैं हमारे पास, यहाँ पर सिर्फ एक ही जीरो हमारे पास है, वो है 0 के बराबर, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस केस में हमारे पास एक ही जीरो है। और ये जो तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 5, इसे तो हम सॉल्व ही नहीं कर पाए, इस पॉलिनोमियल को तो हम फैक्टराइज ही नहीं कर सकते, और क्योंकि इस पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज ही नहीं कर सकते तो इस केस में कोई जीरोस ही नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थर्ड केस में हमारे पास 0 रूट्स हैं या फिर 0 जीरोस हैं, है ना। तो आपने यहाँ पर देखा कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमने ले रखे थे, इनकी डिग्रीज तो हर बार 2 के बराबर थी, लेकिन नंबर ऑफ जीरोस तो वेरी कर रहे हैं, राइट। पहले पॉलिनोमियल के लिए 2 जीरोस हमारे पास आए, दूसरे पॉलिनोमियल में 1 जीरो हमारे पास था, और तीसरे पॉलिनोमियल में हमारे पास एक भी जीरो नहीं आया, राइट। तो इसी वजह से यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि पॉसिबल नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए वो मैक्सिमम उसके डिग्री तक जा सकते हैं, यानी कि 2 तक जा सकते हैं, और मिनिमम की अगर हम बात करें तो वो 0 के बराबर भी हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैंने इस चीज को समराइज किया हुआ था, यहाँ पर फिर से आप देख लीजिए लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री होती है 1 के बराबर, तो मैक्सिमम पॉसिबल जीरोस 1 हो जाएगा और मिनिमम पॉसिबल जीरोस हो जाएगा 0। इसी तरह से क्वाड्रेटिक की तो हमने बात करी ली, क्योंकि इनकी डिग्री 2 के बराबर होती है, तो यहाँ पर पॉसिबल जीरोस क्या क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 2, इसके बाद आ जाएगा 1, और मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं 0। सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री होती है 3 के बराबर, इनके पॉसिबल जीरोस क्या हो जाएंगे, ये मैक्सिमम हो सकते हैं 3 के बराबर, इसके बाद 2, 1 और मिनिमम हो सकते हैं ये भी 0 के बराबर, राइट। तो होपफुली इस वीडियो में जो भी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की वो आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।